हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग ईवीएस पैडागोजी डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले यानी कल की क्लास में आपको जो क्लास मिली है वो ईवीएस पैडागोजी के कंटेंट की क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 15 क्वेश्चन ही कंप्लीट करने वाले हैं, बट क्या है, ये पैडागोजी का है। ठीक है, तो कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं और आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही हैं। 5 बजे जो क्लास होती है वहाँ पर हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं पेपर 2 के लिए, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज भी क्लासेस चला रहे हैं और साथ में पीवाईक्यू की भी क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो उसको भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है, इसमें कहा गया है ये कि पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा जो है प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, यानी कि ईवीएस का जो टीचिंग है, यानी कि पर्यावरण का जो अध्ययन है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा जब शिक्षक क्या करेगा। तो पहला है विषय में परंपरागत होगा, तब होगा, या फिर शिक्षक ने उद्देश्य जो है पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हों, यानी अगर टीचर जो है पहले ही बच्चे से उद्देश्य बता देता है कि इसका क्या उद्देश्य है, या फिर विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है, या फिर देता है कि विषय पूरा करने पर घर के लिए प्रदत्त कार्य यानी होमवर्क देता है। तो ये जो है प्रभावशाली टीचिंग इससे नहीं बनेगी कि टीचर होमवर्क दे रहा है। परंपरागत यानी विषय में परंपरागत हो तो ये प्रभावशाली बनेगा, इफेक्टिव बनेगा, ये भी नहीं होगा। ये भी आपका आंसर नहीं होगा कि टीचर ने पहले ही उद्देश्य बता दिया कि इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, आंसर यहाँ पर होगा थर्ड, क्योंकि अगर आप पहले ही उद्देश्य बता दोगे, मान के चलिए किसी बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो वो तो पहले ही समझ जाएगा और वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है ना कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे ये नहीं पढ़ना है। तो इसलिए ये जो है आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा कि अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करोगे, यानी जो लर्निंग आप करवा रहे हो, पहली बात तो मीनिंगफुल होनी चाहिए, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट संसाधन है, इम्पोर्टेंट जो जो आपके टीचिंग मेथड है, उनको भी आप उसमें क्या है इंक्लूड करोगे। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बात हुई है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है, यानी कि जो ईवीएस है उसको एकीकृत करने के लिए क्या आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला है बच क्योंकि बच्चा जो है खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी में समझता है, यानी छोटे बच्चे होते हैं तो वो सम जो है छोटे छोटे यानी टुकड़ों में डिवाइड करके नहीं, बल्कि वो एक साथ जो है चीज़ों को सुनना समझना ज़्यादा बेटर समझते हैं। क्योंकि बच्चा जो है अमूर्त बातों से अपने अनुभव जोड़ पाता है, तो बच्चे छोटे हैं वो अमूर्त बातों से अनुभव नहीं जोड़ पाते, बल्कि जो उनके सामने है, जो चीज़ें उन्होंने देख रखी है, वो उनसे चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए छोटे बच्चों को क्या है, मूर्त से हम अमूर्त की तरफ ले जाते हैं, यानी कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ ले जाते हैं। जो बच्चे पहले से जानते हैं वो हम पहले उनको सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे जो नहीं जानते हम उसकी तरफ उनको ले जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है, जी नहीं, वो चीज़ें समझ पाते हैं, चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं। अगर क्योंकि छोटा बच्चा है, वो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें देखता है वो ये नहीं समझता कि ये जो है पार्ट इन्वायरमेंट का अलग है, ये पार्ट इन्वायरमेंट का अलग है, ये चीज़ इन्वायरमेंट से अलग है। वो सभी को एक साथ देखते हैं, इसीलिए 1 से लेके थर्ड तक, यानी 1 से लेके जो है 2 तक कोई भी जो है बुकें अलग-अलग नहीं है, सभी बुकें एक में ही डिज़ाइन की गई, यानी हिंदी है, मैथ है और आपका ईवीएस हो गया, सारी सब्जेक्टें एक ही बुक में होती हैं, क्योंकि बच्चा सब कुछ एक साथ पढ़ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझ कर जो है सार्थक समझ विकसित कर पाता है, तो ये भी जो है आपका नहीं होगा। आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ पाता है, यानी उसको आप टुकड़ों में डिवाइड ना करके एक साथ जब आप बता रहे हो तो बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा और अच्छे से वो समझ पाएगा। आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कहा है कि निम्नलिखित जो है तकनीकों में से जो है रेटिंग
स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो यहाँ पर कौन सी तकनीकी का उपयोग हो रहा है? पहला है दत्त कार्य या फिर जांच सूची या फिर अवलोकन या फिर लिखित प्रश्न। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अवलोकन। ठीक है, अवलोकन तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, बच्चा ऑब्जर्व करेगा चीजों को। तो यहाँ पर आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पर्यावरण अध्ययन में सीखने का जो है रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। यानी कि यहाँ पर निगेटिव आंसर देना है आपको, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो पहला है वार्षिक जो है उपलब्धि परीक्षण या फिर व्याख्यात्मक अभिलेख या फिर पोर्टफोलियो या फिर जो है क्रम निर्धारण मापनी। तो इसमें कौन सा आंसर जो है सही होगा? यहाँ पर जो आंसर होगा, पूछा है आकलन का साधन नहीं है, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये जो है आपका आकलन का साधन नहीं होगा। बाकी पोर्टफोलियो इससे भी आप आकलन कर सकते हो, क्रम जो है निर्धारित यानी रेटिंग इसके भी माध्यम से जो है आप आकलन कर सकते हो, और वहीं पर जो है व्याख्यात्मक अभिलेख इसके द्वारा भी आकलन किया जा सकता है। लेकिन जो है यहाँ पर वार्षिक उपलब्धि परीक्षण इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र जो है पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करना है। वह कौशल जो है यानी कि ईवीएस जो आप पढ़ रहे हो उसमें जो है कौन सा कौशल विकसित करना है, तो वह कौशल जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ग्लोब का मापन और जो है रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, या फिर उत्कृष्ट जो है डिजाइन यानी कि उत्कृष्ट जो है डिजाइन मतलब ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, या फिर अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल, या फिर स्थान दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। तो यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है यहाँ पर 4 ऑप्शन सही होगा कि स्थान दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल जो है वो विकसित होगा। क्योंकि मानचित्र अगर आप पढ़ रहे हो तो मानचित्र के माध्यम से जो है आपकी स्थिति और वहीं पर जो कौशल हैं यानी कि स्थित है, दूरी है और दशाएं हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि एक शिक्षक क्या जो है डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित होगा? यानी कि पानी में जो है क्या डूब रहा है और क्या तैर रहा है, इसको जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को समझा रहे हैं। तो इसमें जो है कौन सा कौशल जो है बच्चे में विकसित होगा? तो पहला ऑप्शन है अवलोकन है, पहचानना है, या फिर जो है पानी के प्रति संवेदना है, या फिर समझ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि बच्चा अवलोकन करेगा, यानी कि बच्चा ऑब्जर्व करेगा कि जो है क्या चीज़ें पानी में डूब सकती हैं और क्या चीज़ें पानी में नहीं डूब सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा कि ऑब्जर्व करना होगा, यानी कि अवलोकन होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बात कही गई है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव पूछा है, कौन सा नहीं है। तो पहला है अवलोकन है, निष्कर्ष निकालना है, तो अवलोकन के माध्यम से जो है आपको पता चल जाता है। निष्कर्ष निकालना इसके भी माध्यम से जो है आपको पता चल रहा होता है। निर्धारित करना ये भी जो है आपका हो सकता है, या फिर पूर्वानुमान लगाना, तो पूर्वानुमान लगाने से भी आपको पता चलेगा। लेकिन निर्धारित करना तो आपने बिल्कुल फिक्स डिसाइड ही कर दिया कि यस यही होगा। अब इसमें जो है आप जो है पूछताछ आधारित प्रयोग अगर आप कर भी रहे हो
तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने कोई एनालिसिस नहीं किया, आपने जस्ट जो है फाइनल कर दिया। तो आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ईवीएस का जो है एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो पहला है वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक हो, या फिर किसी भी समय अवधि का हो, यानी कि ईवीएस का जो क्लासरूम होती किसी भी टाइम हो, तो ये किसी भी टाइम तो आप शुरू नहीं कर सकते। प्रकृति में केवल जो है शिक्षक अभिमुख हो, ये भी नहीं होगा। केवल पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ईवीएस से आप इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हो तो आप एक्टिविटी भी कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हो, मानचित्र का भी प्रयोग किया जा सकता है, चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हो, कोई भी संसाधन आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि शिक्षाप्रद जो क्रियाकलाप है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट करे और साथ ही जो है विद्यार्थियों के लिए आनंददायक भी हो, बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी ले पाए। आंसर यहाँ पे जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कहा है कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के जो है अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित जो है चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है ये पूछा गया है, तो पहला होगा कौन सा सही क्रम है ये जो है बताना होगा। तो क्रियाकलाप का जो है संचालन होगा, या फिर दोहराना होगा, या फिर योजना बनाना, या फिर जो है प्रक्रम पर जो है विचार करना, या फिर सही क्रम का चयन करना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सीक्वेंस में जो है लगाना है। तो देखिए सबसे पहले जो है आप योजना बनाओगे, अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, कोई भी जो है योजना मतलब कोई भी प्रोजेक्ट कार्य करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप योजना बनाओगे, ठीक है, कि हाँ हमको कैसे कैसे करना है। कहीं पर भी आपको जाना होता है तो सबसे पहले आप उससे रिलेटेड प्लान करते हो कि हाँ हमको कितने टाइम घर से निकलना है, कितने टाइम पहुँचना है, क्या क्या वहाँ पे करना है, कैसे वापस आना है, क्या जो है प्लान यानी एक्टिविटी रहने वाली है उसको पहले ही आप प्लान करते हो अपने दिमाग में। तो सबसे पहले योजना बनाना हो जाएगा, फिर क्रियाकलाप का संचालन, यानी जो आपने प्लान किया है आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है, तो ये सेकंड पे चला जाएगा। यानी ए के बाद सी के बाद ए आएगा, तो सी के बाद ए तो दो ही में है, बाकी ऑप्शन कट हो गए। उसके बाद जो होगा वो आपका होगा विक्रम पर जो है यानी प्रक्रम पर विचार करना, यानी कि जो आपने किया है क्रियाकलाप उस पर आप विचार भी करोगे कि जो मैंने किया है ये सही है या फिर गलत है। तो उसके बाद आ जाएगा डी, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, और फिर होगा आपका दोहराना, फिर से आप जो है उसको रिपीट करोगे कि कहीं पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहा है कि ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार जो है वाक्य है, ये आपको बताना है कि कौन सा आधार वाक्य है। तो पहला है रचनावाद सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, या फिर व्यवहारवाद जो है अधिगम सिद्धांत। यहाँ पर जो आंसर होगा 10 का वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सामाजिक रचनावाद सिद्धांत होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। 11 में पूछा है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना जो है प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि, यानी कि जो ये लाभकारी है तो क्यों लाभकारी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11, ठीक है। तो इसमें जो है पूछा है पहला ऑप्शन, यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और जो है सुगमकर्ता बनाता है, हो सकता है। आगे चलते हैं, इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है, या फिर बच्चे जो है प्रयोजन के लिए वाले भाग और क्रिया के भाग में जो है अभिभूत हो जाते हैं, या फिर यह कार्य अनुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पर बात कही गई ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी क्यों है। तो देखिए आपने जो योजना दी, आपने जो प्रोजेक्ट कार्य दिया कि आपको इस पे लिख के लाना है, यानी कि ऐसे के तौर पे हो गया जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो गया, जल जो प्रदूषित हो रहा है, इन्वायरमेंट को हम कैसे जो है प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, तो आपने एक टॉपिक दे दिया, ठीक है। या फिर जो है आपने कोई प्रयोजना यानी कि प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी क्यों नहीं है,
तो इसके लिए आपका जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है ये। अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि आपको क्लोज यानी सीमित है, लेकिन वहीं पर अगर आपने कोई ऐसे दे दिया लिखने को, जनसंख्या जो वृद्धि है या फिर पोल्यूशन है, तो इसमें जब बच्चा लिखेगा तो उसमें डाइवर्जन थिंकिंग डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पर जो है कन्वर्जन थिंकिंग आएगी, यानी कि इसमें बच्चा हर पक्ष के बारे में नहीं सोच पाएगा, उसकी जो थिंकिंग होगी वो सीमित ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि पहला है समस्या समाधान में सम्मिलित यानी निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप हैं उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर कैसे सीक्वेंस में लगेगा वो जो है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है समस्या को परिभाषित कीजिए, या फिर क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, या फिर परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, या फिर समस्या का विश्लेषण कीजिए, या फिर सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, देखिए सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को समझोगे, उसको डिटेल में जानोगे, तो उसको क्या है प्रॉब्लम यानी समस्या को परिभाषित करना, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए पे आएगा। ए पे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, यानी थर्ड तो कट गया। उसी के बाद आएगा समस्या का विश्लेषण, यानी आप उसको डिटेल में समझोगे ना कि प्रॉब्लम आखिर हुई तो हुई कैसे, क्या क्या रीजन रहा, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, इसको डिटेल में आप समझोगे तो डी आ जाएगा ए के बाद डी। तो जहां पर भी ए के बाद डी है यानी फोर्थ में है और ए में है, फर्स्ट में है तो सेकंड कट गया। उसके बाद आएगा आपका क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, यानी कि आपने प्रॉब्लम को भी समझा और फिर डिटेल में चीज़ें भी समझी। अब उसके लिए आप योजना पर चर्चा करोगे कि हाँ ये जो प्रॉब्लम हुई है आखिर इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे इससे जो हम छुटकारा पाएं। तो आप पर आएगा, इसके बाद स्टेप आएगा बी। उसके बाद आएगा परिणाम का मूल्यांकन, कि जो इसका रिजल्ट निकला है आप उसको जो है एनालिसिस करोगे। तो यहाँ पर आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझना है, फिर उसका विश्लेषण यानी डिटेल में चीज़ें समझनी है, फिर जो है संभावित योजना पर चर्चाएं करनी है, उसके बाद मूल्यांकन, यानी कि यहाँ पर आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। 13 पे चलते हैं। 13 में कहा है कि ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं। संसाधनों के सही समूह का जो है चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है कौन सा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो पहला है विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, जो है अभिकलित चित्र, या फिर जो है बढ़ाई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, या फिर विश्वविद्यालय अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, या फिर मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत और रेडियो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 13 का 2 ऑप्शन होगा। पूछा है सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं। तो बढ़ाई, इसमें जो है आप ग्रुप में रहते हो, समूह में काम करते हो। ठीक है, दुकानदार हो गए, शिक्षक है, माता पिता है, ये आपका क्या है सामुदायिक जो है संसाधनों के उदाहरण के रूप में आ सकते हैं। संसाधनों का सही जो है समूह का चयन करिए, तो आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14 पे। 14 में कहा है कि अभिविन्यास जो है अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। तो पहला है अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवारजन अभिविन्यास में योगदान दे सकते हैं, या फिर अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है, या फिर अधिविन्यास को प्रतिदिन कार्य ग्रह जो है गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए, या फिर अधिविन्यास स्वयं के विचारों का जो है निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करे। तो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि अभिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण यानी खुद के वो विचारों को क्रिएट करे और जो है उन्हें स्पष्ट करने पर जो है मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसमें 4 ऑप्शन आपका सही होगा। गृह कार्य के रूप में देना ये आपका नहीं हो जाएगा, एकमात्र तरीका है ये भी यहाँ से कट हो जाएगा। और पूछा है कि जो है परिवारजन जो है अभिविन्यास में योगदान दे सकते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है
यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत जो है होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप जो है ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएँगे? यानी आपको ये फ़ील हो कि यस, जो मेरे क्लासरूम में बच्चे हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी जो है उनको समझ में आता है, काफ़ी गिफ्टेड बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करोगे? कैसे जो है आप उनको पढ़ाओगे? तो उन्हें विशिष्ट जो है परियोजना, युक्ति जो है मतलब प्रयुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा कि आपको पता है कि बच्चे गिफ्टेड हैं, तो आप उनको जो है परियोजनाएँ कार्य भी नहीं दे रहे हो, तो ये गलत होगा। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, यानी वो गिफ्टेड हैं, तो आप उनको हाई लेवल के बच्चों के साथ बैठा रहे हो, ये भी नहीं होगा। उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, यानी उनको आप अलग कर दोगे कि उनका ग्रुप ही अलग हो गया है उनका जो है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन इसको जो है करने के लिए आपको परमिशन नहीं देती है, क्योंकि वो कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन कि हम किसी भी प्रकार के बच्चे को अलग-थलग नहीं कर सकते, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो या फिर किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी हो बच्चे में, बट हम उसको अलग नहीं करेंगे। उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर जो है पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है कि समृद्ध पाठ्यचर्या का प्रयोग करोगे, प्लान करोगे, डिजाइन करोगे, बच्चों को और प्रोग्रेस होने में आप मदद करोगे, बट उनको अलग नहीं करोगे। ये आपको पता है कि बच्चा होनहार है, बच्चा अच्छा है, गिफ्टेड है, अगर उसको गाइड किया गया या फिर अच्छे से उसको पढ़ाया गया तो वो आगे कुछ बन सकता है, कुछ कर सकता है, तो आप उसको उसी हिसाब से ट्रीट करोगे। लेकिन आप उसको अलग थलग नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे कि ऊंची क्लासों के साथ आप उसको बैठाने लगोगे। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो मैंने कंप्लीट कर लिया आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। जो भी मैं ईवीएस के जो मतलब आंसर मैं आपको बताती हूँ, ये आपके ऑफिशियल आंसर की से बताती हूँ, तो कोई भी आंसर गलत नहीं है, आप लोग मैच भी कर सकते हो। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल आपको जो है हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन मिलेंगे या फिर जो है सीडीपी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वो क्लास आपको 3 बजे मिल जाएगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 बजे क्लासेस कंटिन्यू है। क्लास 7th की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और साथ में पीवाईक्यू की भी क्लासेस मिल रही हैं। बाकी आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि संडे को लाइव मैं आ रही हूँ 5 बज यानी 4:50 पे, तो उसमें जो है सेशन में ज्वाइन होइएगा। कोई भी क्वेरी है, कैसे प्रिपरेशन करनी, क्या करना है, तो आप लोग वहाँ पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।